and our topic starts from the age of social change. In our previous class or previous session, we read about the French Revolution. And after the French Revolution, we got different types of ideologies. For example, democracy, white, liberty, and freedom. We got, it means people were thinking about new things. नई तरह की विचारधारा के बारे में लोग सोचने लगे थे, नई चीजों के बारे में लोग सोचने लगे थे. And we got more things like liberalism or the liberals, radicals, and conservatives. Liberals, radicals, and the conservatives. Here question arises, who were the liberals? Liberal is derived from a Latin word which means, liber means free. वो लोग जो स्वतंत्र विचारधारा के थे, it means जो ये मानते थे there should be no restrictions, all religion are equal and all have equal rights. नेचर ने सबको समान बनाया है, so all have equal rights और सबको समान रूप से जीने का अधिकार है. They were industrialists. 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, who were liberals? Liberals were those who believed that all religion are equal, but they were not democrats. वो फ्री विचारधारा के थे, स्वतंत्र विचारधारा के थे, बट दे डोंट बिलीव इन द राइट टू विमेन. वो ये कहते थे कि सभी को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, दे वर अगेंस्ट द राइट टू वोट फॉर वीमेन. वो महिलाओं के वोटिंग राइट्स के फेवर में नहीं थे. देन नेक्स्ट, रेडिकल्स. हु वर द रेडिकल्स? डिफरेंशिएट आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है. एज यू नो, पेपर बाहर से आएगा आपका और चेकिंग भी बाहर ही होगी, इसलिए अपनी जो रिवीजन है वो तैयारी शुरू कर दीजिए. आपके पास बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो मार्च में फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे. ठीक है. रेडिकल्स वर दोज हु वर आल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट. दे आल्सो बिलीव इन फ्रीडम, बट दे वर इन फेवर ऑफ राइट टू वोट और राइट टू इक्वालिटी. They believe in right to equality. It means according to them all are equal and all should have equal rights. सभी लोगों को समानता का अधिकार है और सभी को वो अधिकार मिलना चाहिए, whether they are male or female. Third one were the conservatives. Conservatives वो होते हैं जो कि changes में believe नहीं करते हैं. Who were conservatives? Conservatives were those who believe that changes are not good for the society. If we make changes, then our culture will be destroyed. अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा and that is not good for us. क्योंकि जब हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो हमारी आइडेंटिटी भी जो है वो खत्म हो जाएगी. So they don't believe in the changes. But after the French Revolution, they have realized that changes तो वो होंगे ही होंगे. वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, ये परिवर्तन निश्चित है, ये परिवर्तन तो होगा ही होगा. So according to them, changes should be there, but these were not. Changes should be there, but they should not be instant. Instant changes नहीं होने चाहिए. Changes जो है वो gradual होने चाहिए कि धीरे धीरे changes आए. और जब धीरे धीरे कोई चीज चेंज होती है तो हम आसानी से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं. वो चीज जो है वो धीरे धीरे हम लोग अपने नेचर में या रोजमर्रा के जीवन में जब शामिल करते हैं तो हमें इतना इम्पैक्ट उसका नहीं महसूस होता. लेकिन अगर वो ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, एकदम से इंस्टेंटली हो जाएंगे, तो हम लोग उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे चेंज हो जाए, अभी हम सब ट्रॉपिकल रीजन में हैं, यानी कि गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है. अगर गर्मी सारा साल सिर्फ गर्मी ही पड़े तो हमारे लिए बियर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम बेसब्री से सर्दी का इंतजार भी करते हैं. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और
ड्रेसिंग जो है वो हमारी चेंज हो जाती है जैसे क्लाइमेट चेंज होता है। या सारा साल अगर ठंड का ही मौसम पड़े तो इट विल बी हार्ड फॉर अस टू सर्वाइव, तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर सारा साल इतनी ही ठंड पड़े तो हम लोग मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। खासतौर से जो हमसे और ज्यादा सीनियर एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए तो जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया। लेकिन अगर धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, ठंड पहले थोड़ी बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, फिर पीक पे आती है और फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, तो हम आसानी से उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो चीजें अगर धीरे धीरे बदलती हैं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, लेकिन अगर वो चीजें तेजी से बदलती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। So conservative believes that changes should be there, but these changes should not be instant. ये एकदम से ना हो, क्योंकि चेंजेस तो होंगे, प्रकृति बदलती है और सोसाइटी में भी चेंजेस आएंगे। क्लियर? It was 1.1 liberals, radicals and conservatives. क्वेश्चन पास करते जाइए करें आप साथ के साथ, so that it will be clear to you कि इस टॉपिक में से हमारा क्या क्वेश्चन होता है। How you could say liberals were not Democrats? Liberals Democrats नहीं थे, आप कैसे कह सकते हैं? Yes, because they don't believe in the suffrage, they don't believe in the right to vote. वो right to vote में believe नहीं करते थे। Now next topic is industrial, क्या है? Industrial society and social change. Yes, industrial society and the social change. Early 19th century witnessed the modernization. अर्ली 19th सेंचुरी में मशीनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, यानी कि अब शहरों में इंडस्ट्रीज बनने लगी थी। और अगर हम बात कर रहे हैं रशिया की, देन सेंट पीटर्सबर्ग and Moscow were the two cities. Saint Petersburg and Moscow were the two cities or major centers of the industrialization. यहाँ की सबसे पहले इन दो जगह पर हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। Now there was a major change in the society. People, especially men, women, and children, those who were working in the fields, now they are working in the इंडस्ट्रीज। जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे पहले खेतों में काम करते हुए नजर आते थे, अब वो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। इट मींस वहां पर समाज में परिवर्तन आ रहा था। वो लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे काम की तलाश में, क्योंकि इन द एग्रीकल्चर सेक्टर यू हैव डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, और सम आवर्स और सम मंथ्स ऑफ वर्किंग, कुछ ही समय होता है जब खेती होती है, उसके बाद जो सारा साल काम नहीं होता है, तो और काम जो है वो रेगुलर चाहिए क्योंकि खर्चे पूरे नहीं होंगे। सो देयर वाज अ मेजर चेंज इन द सोसाइटी। दोज हु वर वर्किंग इन द फील्ड्स, नाउ दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज। व्हाट वर द मेजर चेंजेस आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन? वी कैन सी इन द रशियन सोसाइटी, या सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कौन से चेंजेस आए थे। पहला, these political trends were signed on new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. नए industrialized regions जो है वो develop होने लगे थे। Industrialization brought men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were low. Impact of industrialization क्या था? Working hours were, at that time population was increasing rapidly. What were the impact of industrialization? तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इसके अंदर। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो जाता है, what was the impact of industrialization? So you will write down the negative points. For example, at that time population was increasing rapidly. If you have more workforce, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो मजदूरी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि अगर एक को नौकरी से निकाल देंगे, दूसरा उसे कम कीमत पर काम करने के लिए आ जाएगा, तैयार होगा। So due to the industrialization,
Work hours were often very long. They work for 12 to 15 hours. मजदूर जो है उनको 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था और मजदूरी जो है वो काफी कम थी. So wages were low due to the rapid growth of population. Then next, unemployment was common. बेरोजगारी जो है वो कॉमन थी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है. अभी 9-10 डेट को हमारे यहाँ पर पेपर था ग्राम सचिव का. लगभग 700 अराउंड 600 समथिंग वैकेंसीज हैं और 6 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ. आज से 2 साल पहले डी ग्रुप का पेपर था 18,000 वैकेंसीज के लिए. 18 लाख लोगों ने अप्लाई किया था. डी ग्रुप का मतलब पीएनगे 18 लाख लोगों ने. मोर पॉपुलेशन, लेस रिसोर्सेज, लो वेजेस एंड मोर अनएम्प्लॉयमेंट. जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है तो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज तो नहीं हम डेवलप कर सकते. दैट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट. उसकी वजह से क्या बढ़ती है? बेरोजगारी बढ़ती है. और बेरोजगारी बढ़ती है तो पॉवर्टी बढ़ती है. पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर पॉवर्टी का चैप्टर. सो पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी. जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है. इसके अलावा जो हम कॉलोनीज में रहे यानी कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहे उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है. सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वाइड स्प्रेड था. बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लोअर डिमांड. कोई टाइम पीरियड होता है ना किसी चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाती है. तो उस टाइम पीरियड में जब डिमांड कम होती थी उस टाइम पीरियड में तो लोगों को काम भी नहीं मिलता था. बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ जाती थी. फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ दिवाली फेस्टिवल बहुत सारी चीजें मार्केट में आती है. गिफ्ट्स रैप्स आते हैं और अलग अलग जो है दिवाली पे गिफ्ट देने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं. मिठाइयाँ उस समय बहुत ज्यादा बिकती हैं तो वो पहले ही बननी शुरू हो जाती हैं. लेकिन दिवाली का सीजन खत्म होते ही फिर से मार्केट जो है वो सुनसान हो जाती है. मार्केट में वो भीड़ खत्म हो जाती है. तो वो लोग जिनको काम मिला था वो लोग क्या होते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. Towns were growing rapidly means people from native nearby villages, men, women or children जो आसपास के गांव में रहते थे शहरों के वो शहरों की तरफ लगातार आ रहे थे. That was also a disadvantage या impact कि उसकी वजह से शहरों में सैनिटाइजेशन या साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो ठप हो गई थी. अब एक शहर के अंदर 1 लाख या 50,000 लोगों की व्यवस्था है. काम शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं तो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर जो है वो गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं. अब वो बार बार रोज तो अप डाउन नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे? यहीं पर अपने घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं. अब स्लम्स में रहते हैं वो क्योंकि घर तो खरीद नहीं सकते, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. जब वो स्लम्स में रहेंगे तो अनहाइजेनिक कंडीशन जो है वो बन जाएंगी यानी कि साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी फैलेगी और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो शहरों में गंदगी के ढेर बढ़ते जा रहे थे. ये सारे पॉइंट्स हैं आपके. 5 पॉइंट्स में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है. सो यू विल मस्ट रिमेंबर अबाउट 5 पॉइंट्स ताकि अगर 3 में आएगा तो 3 में आप लिख देंगे लेकिन 5 आप याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. जनरल पॉइंट्स हैं. वैसे भी हम देखें हमारा एक शहर है लगातार इसमें पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही है तो काम करने के लिए लोग भी आ रहे हैं. और वो लोग फिर क्या करते हैं कि शहर के जो बाहर का जो एरिया है वहां पर वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लग जाते हैं. उससे धीरे धीरे क्या होता है? अनहाइजीनिक कंडीशंस हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है. देन liberals and radicals search for solution to these issues. लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो ये मानते थे कि उनको इस स्थिति को सुधारना चाहिए और इसमें चेंजेस होने चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम इफ देयर विल बी मोर स्किल्ड लेबर, मोर हाइजीनिक कंडीशन मींस मोर प्रोडक्टिविटी. अगर एक मजदूर जो है वो स्किल्ड होगा, उसको अच्छी कंडीशंस अवेलेबल करवाएंगे रहने के लिए तो हमारी जो वर्क कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. मैं अगर आपको इस ठंडे मौसम में जबरदस्त ठंड में नीचे फर्श पे बिठा दूं तो आधे से ज्यादा बच्चों का ध्यान तो ठंड में ही बहुत ठंड लगी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आपको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो
आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो लिबरल्स और रेडिकल्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो ये मानते थे कि अगर हम वर्किंग कंडीशंस को सुधार देते हैं, वर्किंग आवर्स को हम कम कर देते हैं, लेबर्स को हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड व्हेन इट विल बी इंक्रीज आवर प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज, तो हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम वर्कर्स को अच्छी हेल्दी कंडीशंस अवेलेबल करवाएं। Liberals and radicals themselves were often property owners and employees, living made their wealth through trade or industrial ventures. Their such efforts should be encouraged that in the benefits to achieve the workforce and the economy was healthy and citizens were educated. ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, स्किल्ड ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो जब ज्यादा अच्छे से काम करेंगे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और उनकी इनकम बढ़ेगी तो उसका फायदा किसको मिलेगा, लिबरल्स को मिलेगा। क्लियर? Some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in the Europe in 1815. कुछ नेशनलिस्ट लिबरल्स जो थे, जो राष्ट्रवादी लिबरल्स थे, वो ये भी मानते थे, ये हम इंडस्ट्रियल लिबरल्स की बात करें। अब वो लिबरल्स जो उदारवादी थे और नेशनलिस्ट थे, यानी कि देश प्रेम की भावना में विश्वास रखते थे, they believed that there should be change in the government system developed in the 1850, यानी कि 1850 में कैसा गवर्नमेंट सिस्टम था जो वो चेंज करना चाहते, मोनार्शियल रूल, यस, मोनार्शियल सिस्टम था, यानी कि राजाओं का शासन था, एंड रूलर्स वर द डिक्टेटर, और रूलर्स जो थे वो डिक्टेटर थे, वो अपने तरीके से काम करते थे, दे नेवर थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आम लोगों की जरूरतों के बारे में वो नहीं सोचते थे। इसीलिए जो नेशनलिस्ट लिबरल्स थे उन्हें ये लगा देयर शुड बी चेंज इन दिस सिस्टम आल्सो, सरकार को भी बदलना पड़ेगा, सरकार को भी हम बदलें और इस सिस्टम को चेंज करके हम डेमोक्रेटिक रूल्स लेकर आए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए, समान अधिकार सबको होंगे तो सबका विकास होगा। Basically in France, Italy, Germany and Russia, they become revolutionaries and work overthrow existing monarchs. हमने पढ़ा भी है कि स्पेशली अगर हम बात करें फ्रांस की, तो वहां पर तो मोनार्शियल रूल जो है वो खत्म हो चुका था, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ने शासन किया, फिर 1815 में नेपोलियन को हरा दिया, यानी कि फ्रांस के अंदर तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू हो चुकी थी। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, अब सोशलिज्म यूरोप कैसे पहुंचा? फर्स्टली वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशल वर्ड डिराइव या बनता है सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स आम जनता, आम लोग, एक ऐसा सिस्टम जहां पर रिसोर्सेज के ऊपर लोगों का अधिकार हो, आम आदमी का अधिकार हो, उस सिस्टम को हम सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। देयर आर बेसिकली 3 मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। रिलायंस कंपनी के बारे में आपने सुना है? इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट? प्राइवेट है। लेकिन क्या आपने एयर इंडिया के बारे में भी सुना है? इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट? गवर्नमेंट फर्म है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। एक होता है सेंट्रल, दूसरा है मिक्स्ड और तीसरा है कैपिटलिस्ट और मार्केट बेस्ड। इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। When all the resources are owned by the government, जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी जमीन है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, when these are owned by central government, that is known as socialist economy। जब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ सरकार के कंट्रोल में हो तो वहां वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। एंड द मोटिव ऑफ सोशल इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर। चीजें आमतौर पर
सस्ती मिलती है वहां पर। रशिया के अंदर सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाइना के अंदर भी सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चीजों में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, एक ही तरह की चीजें होती है। और मजदूरी भी जो है वो सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि सब लोग जो है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ही काम करते हैं। नेक्स्ट, जहां पर की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ओन्ड पेट्रोल पंप भी है हमारे यहाँ पर, और रिलायंस के पेट्रोल पंप भी है हमारे यहाँ पर। गवर्नमेंट एयरलाइंस भी है और प्राइवेट एयरलाइंस भी है हमारे यहाँ। प्राइवेट बसेस भी चलती है और रोडवेज की बसेस भी चलती है, जहां पर मिक्स होता है। और इसमें सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट अर्न करना भी मोटिव होता है सरकार का। ठीक है। थर्ड वन आता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी, दैट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिटाइजेशन। कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होती है और मेन मोटिव जो होता है वो सरकार का होता है पैसे कमाना। I think most of you will know who was the ex-president of USA. कौन थे? डोनाल्ड ट्रम्प। आपको पता है वो अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, बिजनेस टाइकून थे, और इसी वजह से ही वो राष्ट्रपति बन पाए थे। वो कोई राजनेता नहीं थे। वो इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि वो अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। और वहां पर ये सिस्टम है कि रूल्स जो होते हैं, जो भी नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, जो भी टैक्सेस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कैपिटलिस्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। इंडस्ट्रीज जो रन कर रहे हैं उनको जिसमें बेनिफिट मिलता है, इस तरह के रूल्स वहां पर बनते हैं। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें कि मेजर फोकस होता है वो प्रॉफिट पे होता है, कि क्या चीज बनाए, कंज्यूमर किसकी डिमांड कर रहा है, हम वो चीज बनाएंगे। तो इसमें महंगी चीजें बनने के चांसेस भी ज्यादा है। इसमें सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस नहीं होता, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसमें सोशल वेलफेयर पे फोकस किया जाता है, कम रेट में चीजें बने। और ये मैनुअल सिस्टम इसमें होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है हाथ से बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। अगर मशीन से चीजें मिलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और ज्यादा काम अगर लोग करेंगे, नागरिक करेंगे देश के, तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। रशिया के अंदर सोशलिज्म की शुरुआत हुई। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे हुई। जो वर्कर्स थे धीरे धीरे वो दो तरह की कैटेगरीज में बटे हुए थे वहां पर रशिया में उस टाइम पे। एक तो वो थे जो घरों में काम करते थे, यानी कि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी जिनकी, और दूसरे वो थे जो कि फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे। तो जो हाथ से काम करेगा उसको काम करने में टाइम ज्यादा लगता है, और जो चीजें मशीन से बनती हैं उनको जल्दी समय पे हम तैयार कर सकते हैं, वो सस्ती भी होंगी। तो देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री एंड द स्किल्ड लेबर, जो हाथ से काम करने वाले मजदूर थे और जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर थे। दूसरा, जो घरों में या कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते थे, घरों में काम करते थे, उनकी जो मजदूरी थी वो काफी कम थी, और जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर थे उनकी मजदूरी जो है वो ज्यादा थी। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, और जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो किसके बारे में सोचेंगे? अपने खुद के बारे में ही सोचेंगे। तो इसीलिए जो सोशलिस्ट है वो ये मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेजर कॉज ऑफ सोशल जो वेलफेयर होता है या अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसका मेन कारण ही ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। क्योंकि ये वर्कर से काम तो पूरा लेते हैं 15-15 घंटे, और उनको उसके बदले में मजदूरी नहीं देते हैं, कम देते हैं। इसलिए समाज के कल्याण में ये सबसे बड़ा रोड़ा है, और इस सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसी आइडिया को लेते हुए रॉबर्ट ऑन 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, नेम द सोसाइटी मेड बाय रॉबर्ट ऑन, व्हेन एंड वेयर। या 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन रॉबर्ट ऑन। लिख लिया कीजिए बेटा, पेन पेंसिल रखा कीजिए हाथ में। पेज नंबर 28, पैराग्राफ 3, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन। यहां पर क्वेश्चन लिख लीजिए इसी के ऊपर ही। राइट अबाउट द रॉबर्ट ऑन, राइट ए नोट ऑन रॉबर्ट ऑन,
from 1771 to 1858. Robert Owen was a leading manufacturer sought to build a cooperative community called New Harmony. Robert Owen had made a new society named as New Harmony. रॉबर्ट ऑन ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी, और ये सोसाइटी अमेरिका के इंडियाना नामक स्टेट में या इंडियाना नामक जगह पर उन्होंने बनाई थी. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demand that government encourage cooperatives. कुछ ये भी मानते थे, उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई रॉबर्ट ऑन ने, जिसमें कि अपने आसपास के लोगों को उसमें मेंबर बनाया. लोग खेती करेंगे, खेती से जो पैदावार होगी उसको मार्केट में बेचेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर बढ़ जाएगा. ये है कोऑपरेटिव का सिस्टम. अब कुछ ये मानते थे कि रॉबर्ट ऑन ने तो बना ली, लेकिन सब जगह तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर सरकार ही कोऑपरेटिव सिस्टम बना दे, सरकार ये कहे जितनी भी जमीन है वो, मान लीजिए एक गांव के अंदर 500 फैमिलीज है और गांव के अंदर जो है वो 10,000 एकड़ जमीन है, सो इट विल बी डिवाइडेड इन दीज 500 मेंबर्स. तो इन 500 फैमिलीज के अंदर इस जमीन को बांट दो और 1 by 1 यानी कि एक जो ग्रुप है वो एक फसल उगाएगा, दूसरा ग्रुप जो है वो दूसरा फसल उगाएगा, और इस तरह से जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर रूप से बढ़ जाएगा. तो अगर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती है तो वो अच्छे से काम कर पाएंगी, क्योंकि सरकार के पास तो पावर होती है. एक अकेला आदमी एक जगह तो बना लेगा, इंडियाना में तो उसने न्यू हार्मनी बना ली, लेकिन सब जगह ये पॉसिबल नहीं है. तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए. कार्ल मार्क्स and Friedrich Engels added other ideas to this body of arguments. कार्ल मार्क्स, हमारे यहाँ इंडिया में भी मार्क्स की थ्योरीज के या मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी उसके बेस पे पार्टीज हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इस नाम से हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो वर्कर्स है ना, इनके अकॉर्डिंग सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और वर्कर्स का शेयर वो खुद खा जाते हैं. काम तो वर्कर कर रहा है और प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा है, सारा का सारा इंडस्ट्रियलिस्ट. तो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी कि इसको चेंज करो, गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड बाय द वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन बना ले वर्कर्स जो है वो सारे, और फिर वो वर्कर्स मिलकर जो है वो सरकार का गठन करें. तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ सोशलिस्ट फॉर्म, क्योंकि देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी होती है, वर्कर्स की और पीजेंट्स की. तो सरकार भी किसके हिसाब से बननी चाहिए, वर्कर्स और पीजेंट्स के हिसाब से. मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट owned the capital invested in factories and the profit of the capitalist was produced by the workers. कैपिटलिस्ट के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं वर्कर्स और उसके खा जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट. तो इस सिस्टम को हम चेंज करें. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज अक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट. अगर वर्कर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता है सही तरीके से, तो वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं हो पाएगी. आज एब्सेंट कौन है रोज में?